गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग भारतीय राजनीतिक चिंतक में मनु पढ़ रहे थे और मनु में मैंने आप लोगों को राज्य की उत्पत्ति, राजा के कार्य, राजा का क्षेत्राधिकार, मंत्रिपरिषद, सामाजिक व्यवस्था, राजा पर सैद्धांतिक नियंत्रण, धर्म का नियंत्रण, इन सब विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो समझ में भी आया होगा। और आगे हम बात करते हैं प्रशासनिक प्रणाली की। देखो बच्चों, किसी भी राज्य के सफल संचालन के लिए, सुशासन की स्थापना के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर एक बेहतरीन प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की जाए। अगर बेहतरीन प्रशासनिक प्रणाली नहीं होगी तो ऐसी परिस्थिति में राजा के द्वारा जो कार्य या राजा के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाएगी, उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर पाना, क्रियान्वित कर पाना संभव नहीं होगा। और राजा के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं को बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक प्रशासनिक प्रणाली की व्यवस्था की जाए। मनु ने अपने संपूर्ण शासन के केंद्र में राजा को स्वीकार किया है और साथ ही शासन व्यवस्था में मंत्रियों, सचिवों, अध्यक्षों आदि को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यद्यपि मनु ने कौटिल्य ने बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था की बात की है और उनसे भी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था की बात शुक्र अपने राजनीतिक विचारों के अंतर्गत करते हैं, लेकिन मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह राज्य कार्य को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए उपयुक्त संख्या में आलस्य रहित उत्साही व्यक्तियों को अध्यक्ष पद पर नियुक्त करेगा और इन अध्यक्षों को एक एक विभाग का शीर्षस्थ अधिकारी बना दिया जाएगा। शीर्षस्थ अधिकारी बनाने के बाद में उस शीर्षस्थ अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने विभाग से संबंधित समस्त कार्यों का संपादन करेंगे। मनुस्मृति में परिषद का भी उल्लेख किया गया है और परिषद ऐसे विद्वान व्यक्तियों की सभा होती है जो तीनों वेदों के ज्ञाता हो और तीनों वेदों के ज्ञाता होने के साथ में उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि ये व्यक्ति राज्य को कानून निर्माण और नीति निर्धारण संबंधी कार्यों में उसकी सहयोग करेंगे। उसका बाद राजा को नीति निर्माण संबंधी कार्यों में सहयोग देंगे। साथ ही यह भी कोशिश करेंगे कि राजा के ऊपर राज्य के कार्यभार थोड़ा हल्का हो सके। इसके अतिरिक्त सेना जो है वो शासन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग के रूप में होती है और सेना को मनु सेनापति के अधीन रखने की बात करते हैं। मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस प्रकार कोष एवं प्रशासन राजा के अधीन होता है, उसी प्रकार सेना सेनापति के नियंत्रण में रहती है और सेनापति शासन का महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। मनु ने राजा को राज्य में शुद्ध अंतःकरण वाले, चेष्टाओं को जानने वाले, कुलीन, अच्छी स्मरण शक्ति वाले एवं देश काल को समझने वाले व्यक्ति को दूत का पद प्रदान करने का भी परामर्श दिया है। साथ ही मनु ये कहते हैं कि सर्वोच्च शक्ति राजा में निहित होती है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक व्यवस्था में शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाना आवश्यक होता है। वे कहते हैं कि राजा पर कार्यभार बहुत अधिक होता है और उसे अपने कार्यों का विभाजन मंत्रियों, सचिवों, अध्यक्षों एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों में कर देना चाहिए, ताकि राजा के ऊपर जो कार्यभार है वो थोड़ा कम हो जाएगा। राजा को परामर्श दिया जाता है कि वह अपने मंत्रियों की सहायता से शासन के समस्त कार्यों का संपादन करेगा और सेना का ध्यान रखने के लिए एक उचित योग्य सेनापति की नियुक्ति करेगा और सेनापति के नियंत्रण में सेना रहेगी और उसकी समस्त गतिविधियों का जो लेखा जोखा है वो सेनापति के द्वारा ही रखा जाएगा। प्रादेशिक प्रशासन के संबंध में मनु ने प्रत्यायोजन की अवधारणा के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि राज्य की शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया जाना चाहिए और प्रजा में स्वयं शासन की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। प्रादेशिक एवं स्थानीय प्रशासन की बात करते हुए मनु ये कहते हैं कि राज्य का शासन जो है वो दो भागों में विभाजित होता है, पुर एवं राष्ट्र। मनु का मत है कि वृक्ष, घास, जल आदि से युक्त ऐसे भूभाग जहाँ पर विद्वान एवं वीर पुरुष निवास करते हों, वहाँ पुर अथवा नगर की स्थापना होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए और व्यवस्थित संगठन के लिए मनु ने राष्ट्र के शासन को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया है और शासन की सबसे छोटी जो इकाई है, सबसे छोटी इकाई ग्राम को माना है। इसे क्रमश ग्राम, फिर 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम और 1000 ग्रामों के उत्तरोत्तर संगठनों की व्यवस्था की गई है।
प्रशासन की इन इकाइयों के लिए पृथक पृथक अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जाता है। प्रत्येक ग्राम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अधिकारी को मनु रक्षक की संज्ञा देते हैं, और जो रक्षक है इसका कार्य प्रजा से कर वसूल करना और प्रजा और उच्च अधिकारी तक पहुंचाना व ग्राम में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना माना गया है। प्रत्येक संगठन के अधिकारी को उच्च संगठन के अधिकारी के प्रति उत्तरदायी माना जाता है, और एक ग्राम के रक्षक को 10 ग्रामों के रक्षक के प्रति, 10 ग्रामों के रक्षक को 100 ग्रामों के रक्षक के प्रति, 100 ग्रामों के रक्षक को 1000 ग्रामों के रक्षक के प्रति उत्तरदायी माना जाता है। मनु ने प्रशासन हेतु शूरवीर, तेजस्वी एवं विचारवान उच्च अधिकारी की नियुक्ति का परामर्श दिया है एवं इसे नगर के समस्त प्रशासनिक कार्यों हेतु उत्तरदायी माना है। मनुस्मृति में इस उच्च अधिकारी के प्रमुख कर्तव्य प्रजा का रक्षण, निवासियों के कार्यों का निरीक्षण, भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करना आदि माना है। इस प्रकार मनु ने स्थानीय स्वशासन के बहुत ही व्यवस्थित स्वरूप पर बल दिया है और शासन में शक्तियों व कार्यों के विकेंद्रीकरण की उपयोगिता और औचित्य को उन्होंने स्वीकार किया है। प्रादेशिक एवं स्थानीय प्रशासन के महत्व को स्वीकार करते हुए राजा ने इनसे संबंधित विषयों के लिए अलग मंत्री नियुक्त करने की भी बात उन्होंने कही है। साथ ही मनु ने कहा है कि राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर समुचित नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। उनका मानना है कि प्रशासनिक शक्ति का उपयोग करने वाले अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्ट हो जाते हैं तो उनके ऊपर नियंत्रण किया जाना बहुत ज़रूरी है, और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उन्होंने बहुत ही गंभीर माना है। रिश्वत लेने वाले अधिकारियों की समस्त संपत्ति को छीनकर उन्हें राज्य से बाहर निकालने की बात वो करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी, तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। दंडित किए जाने के साथ में दंडित किया जाना चाहिए, और इसीलिए मनु ने ये कहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो प्रशासनिक अधिकारी अपने प्रशासनिक दायित्वों का भली प्रकार निर्वाह कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें समय पर उचित वेतन दिया जाए, साथ में उन्हें अवकाश दिया जाए ताकि वह अपने कार्यों को ठीक प्रकार से संपन्न कर सके। जब वो अपने कार्यों को ठीक प्रकार से संपन्न कर सकेंगे तब ही राज्य के कार्यों तब ही उनको समय पर वेतन मिल जाएगा, तो उन्हें भ्रष्टाचार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ ही जो प्रशासनिक व्यवस्था के कार्य हैं उन प्रशासनिक व्यवस्था के कार्यों को करने के लिए व्यक्ति बहुत बिजी रहता है, और जब वो बिजी रहता है तो अपने परिवार को समय नहीं दे पाता, और जब वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाता तो ऐसी परिस्थिति में उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि उसे थोड़ा समय दिया जाए, और जब उसको थोड़ा समय दिया जाएगा तो वो अपने परिवार उसको अवकाश मिलेगा, उसको समय पर नियत वेतन मिल जाएगा, तो उसकी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएगी, और जब वो अवकाश पर रहेगा तब वो अपने परिवार को अपने परिवार को समय भी दे पाएगा, और जब वो अपने परिवार की तरफ से पूरी तरह संतुष्ट रहेगा तो वो पूरी तरीके से राज्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर के कार्य कर सकेगा। अगर वो राज्य के प्रति और अगर उसे राज्य के द्वारा सुविधाएं नहीं दी जाएगी तो ऐसी उसे समय पर वेतन नहीं दिया जाए, उसे अवकाश नहीं दिया जाए काम से, तो फिर व्यक्ति क्या करेगा? तो फिर व्यक्ति भ्रष्ट होने की कोशिश करता है और व्यक्ति भ्रष्ट आचरण में लिप्त हो जाता है। तो मनु का कहना ये है कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो प्रशासनिक व्यवस्था राज्य का आधार स्तंभ होती है, और इस प्रशासनिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्णतः संतुष्ट रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि उन्हें शासन के कार्यों से थोड़ा विराम भी दिया जाए, तभी वे अपना बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, अन्यथा वे अपना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार मनु ने शुक्र के समान प्रशासनिक व्यवस्था की बात नहीं की है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सुशासन की स्थापना के लिए एक ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की बात की है जिसमें प्रादेशिक और स्थानीय स्वशासन अलग अलग हैं, उनके अलग अलग अधिकारी हैं, और उनके अधिकारी अपने से संबंधित समस्त कार्यों का संपादन करते हैं। समस्त कार्यों का संपादन करके राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। किसी भी राज्य में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी होता है। और मनु ने भी सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की बात करते हुए ये कहा है कि सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिए वो क्या करना चाहते हैं। सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था की स्थापना के लिए मनु ने एक न्याय व्यवस्था
दंड व्यवस्था और न्यायपालिका की बात उन्होंने की है। न्याय व्यवस्था में मनु ने न्याय के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों का व्यवस्थित विवेचन किया है। उन्होंने शासक की न्यायिक शक्ति और उसकी मर्यादाओं को के बारे में बताया है। मनु के अनुसार न्यायोचित दंड के प्रवर्तन द्वारा समाज में सद्गुण की प्रतिष्ठा करना और हर प्रकार की बुराई का प्रतिकार करना शासन के अस्तित्व का परम प्रयोजन होता है। मनु के अनुसार राज्य द्वारा संप्रभु शक्ति के प्रयोग का औचित्य तभी है जबकि उसका प्रयोग निष्पक्ष रीति से किया जाए। मनु उपयुक्त परिस्थिति के अलावा और उपयुक्त परिस्थिति में सिद्ध दोषी अपराधी को बिना किसी राग द्वेष एवं पक्षपात के दंडित करने के द्वारा किए गए न्यायिक कृत्य को मनु ने शासक के यम व्रत के रूप में व्यक्त करते हुए एक पवित्र स्तर प्रदान किया है। मनु ने शासक को न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते समय क्रोध एवं मोह से परे रहने का परामर्श दिया है और वह इस बात पर भी बल देते हैं कि शासक को प्रिय एवं अप्रिय के भेद को त्याग कर यमराज के समान सर्वत्र समान व्यवहार करते हुए इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। न्यायिक शक्ति के प्रयोग में मनु पूर्ण निष्ठा एवं उत्कृष्ट बौद्धिक क्षमता के प्रयोग को अति आवश्यक मानते हैं। मनु का मत है कि धर्म, अर्थ और काम के मर्म को समझने वाला सत्यनिष्ठ शासक अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग भली भांति विचार करके करता है, तभी वह धर्म के प्रवर्तन के अपने दायित्व का पालन कर पाता है। मनु का मत है कि न्यायनिष्ठ रीति से दंड का प्रवर्तन करने के अपने दायित्व के निर्वाह के द्वारा शासक प्रजा की शांति, सुरक्षा एवं जीवन के सार्थक निर्वाह को सुनिश्चित करता है ताकि प्रजा के सदस्य धर्म, अर्थ और काम की साधना कर सके और शासक की यही भूमिका उसे समस्त लोगों के लिए प्रिय एवं स्वीकार्य बनाती है। मनु ने शासक की न्यायिक शक्ति को अत्यंत पवित्र एवं महत्वपूर्ण मानते हुए बताया है कि न्याय जो है, न्याय दुर्बल लोगों की रक्षा करने के लिए है और अपने राजा जो है उसको अपने पारलौकिक लक्ष्य की पूर्ति भी करनी होती है और पारलौकिक लक्ष्य मोक्ष को तभी प्राप्त कर सकता है जब वो व्यक्तियों के लिए भलाई के लिए कार्य करेगा। मनु ने कहा है कि राज्य की अंतिम न्यायिक शक्ति राजा में निहित होती है। न्यायिक कार्यों में शासक सर्वोपरि होता है और उसके द्वारा इस शक्ति के असीमित, अमर्यादित अथवा मनमाने उपयोग को वो उचित नहीं मानते। उन्होंने कहा है कि न्यायिक शक्ति का समुचित व्यवहार लौकिक दृष्टि से उसकी कीर्ति में वृद्धि करने वाला एवं पारलौकिक दृष्टि से स्वर्ग की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। वहीं उसका दुरुपयोग, अगर राजा के द्वारा न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है तो उसकी अपकीर्ति होगी और पारलौकिक दृष्टि से उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। मनु ने शासक को चेतावनी दी है कि अदंडनीयों को दंडित करता हुआ और दंडनीय को छोड़ता हुआ राजा अयश पाता है तथा नरक को जाता है। मनु ने यह भी प्रतिपादित किया है कि दंड का यथा योग्य प्रयोग करता हुआ शासक धर्म, अर्थ, काम से युक्त होता है और इसके विपरीत विषयाभिलाषी, क्रोधी तथा बिना विचार किए दंड का प्रयोग करने वाला शासक दंड के द्वारा ही नष्ट कर दिया जाता है। मनु ने न्यायिक कार्य में शासक को धर्म से शासित होने का परामर्श दिया है और धर्म के सार्वभौमिक लक्षणों के अतिरिक्त न्यायिक कार्यों में समाज की मान्य परंपराओं एवं अभिसमयों आदि को भी महत्व प्रदान किया है। मनु के अनुसार राज्य के अध्यक्ष के रूप में शासक न्यायपालिका पर नियंत्रण तो रख सकता है, लेकिन ऐसे नियंत्रण की प्रक्रिया में धर्म या विधिक अनुशासन का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रजा को आश्वस्त एवं भयमुक्त रखना मनुस्मृति में शासक का सर्व प्रमुख दायित्व माना गया है और यह भी कहा गया है कि वह अपने इस दायित्व को तभी निभा सकता है जबकि प्रजा न्यायिक शक्ति के निष्पक्ष प्रयोग के प्रति आश्वस्त हो। मनुस्मृति में न्यायिक शक्ति का निष्पक्ष व मर्यादित प्रयोग स्वयं शासक को धर्म माना गया है। मनु कहते हैं कि जब राजा काम व क्रोध का परित्याग करके धर्मपूर्वक न्यायिक शक्ति का प्रयोग करता है तभी प्रजा उसके अनुशासन को स्वीकार करती है। मनु ने शासक द्वारा अनुचित दंड के प्रयोग का निषेध किया है और उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई दुरात्मा शासक लोभ आदि के कारण न्याय के कार्य में धर्म का उल्लंघन करता है तो उसे शत्रु लोग अपने वश में कर लेते हैं। इस प्रकार मनु शासक में दिव्य गुणों का निधान करते हुए भी शासक को विधि से ऊपर स्थान प्रदान नहीं करते। मनु के अनुसार शासक भी धर्म के रूप में विधि के सर्वोच्च सिद्धांतों से बंधा हुआ होता है तथा उसकी प्रजा उसके द्वारा जारी किए समस्त आदेशों को संरक्षण प्रदान करती है और विधियों से बंधी हुई होती है।
राजा और प्रजा दोनों पर विधि की सत्ता की सर्वोच्चता मनु स्वीकार करते हैं और मनु स्वीकार करते हुए ये कहते हैं कि मनु जो है मतलब राजा और राजा की प्रजा, इन दोनों के ऊपर जो है वो उसका नियंत्रण होता है, धर्म का नियंत्रण होता है। ना तो राजा धर्म के विपरीत आचरण करेगा और ना ही प्रजा के द्वारा धर्म के विपरीत आचरण करने की बात वो करते हैं। इस प्रकार मनु अपने न्यायिक अपनी प्रशासनिक प्रणाली के साथ में एक बेहतरीन न्यायिक व्यवस्था की बात करते हैं और उसमें शासक की शक्ति पर बहुत ज़्यादा मर्यादाओं की बात भी वो करते हैं। मनुस्मृति में दंड की धारणा के 3 पक्षों पर विचार किया गया है। प्रथम दंड का क्षेत्र, द्वितीय दंड का प्रयोजन और तृतीय वह प्रक्रिया जिसके अधीन दंड को समाज में परिवर्तित किया जाता है। मनु कहते हैं कि दंड की जो सृष्टि की गई है वह शासन के दायित्वों के निर्वाह के लिए की गई है। इसके बिना मानव समुदाय का संरक्षण नहीं हो सकता। दंड वह माध्यम है जिसके भय से व्यक्तियों को शुद्ध रखा जा सकता है और सही पथ पर अग्रसर किया जा सकता है। शासन में निहित दंड की शक्ति ही राज्य के कार्यों को सफल तरीके से संचालित करने में सहयोग देती है। अगर व्यक्तियों के ऊपर दंड का भय नहीं होगा तो ऐसी परिस्थिति में वो राजा की आज्ञाओं का उल्लंघन भी कर सकते हैं। दंड के प्रयोजन के नैतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों को स्पष्ट करते हुए मनु ये कहते हैं कि अपराधी को राज्य द्वारा दिया गया समुचित दंड स्वयं अपराधी को अपराध के पाप से मुक्त कर देता है। और जब किसी अपराधी ने कोई अपराध किया है और वो उसका दंड भुगत लेता है तो उसकी आत्मा पर से उसका नैतिक भार भी हट जाता है और उसकी पारलौकिक उन्नति हो जाती है। व्यवहारिक दृष्टि से दंड की उपयोगिता यह है कि दंड के भय से प्रजा अपराधों से विरत रहती है और समाज में सुव्यवस्था स्थापित रहती है। दंड के 3 संभावित दृष्टिकोणों की बात मनु करते हैं: निवारक, प्रतिकारात्मक और सुधारात्मक। निवारक दंड के माध्यम से लोगों के समक्ष ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है कि कोई अपराध करने या विधि का उल्लंघन करने का कोई साहस ही ना करें। प्रतिकारात्मक दंड के माध्यम से अपराधी द्वारा किए गए अपराध का प्रतिशोध लिया जाता है, जैसे चोरी करने पर हाथ काट देना, गाली देने पर जीभ काट देना आदि। और सुधारात्मक दंड के माध्यम से अपराधी का हृदय परिवर्तन किया जाता है ताकि उसके मन में से अपराध की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए। इस प्रकार निवारक और प्रतिकारात्मक दृष्टिकोण को महत्व प्रदान करते हुए मनु ने दंड के सुधारवादी प्रयोजन की बात की है। मनु की धारणा है कि दंड हेतु पात्रता का निर्धारण तथा अपराध की गंभीरता के अनुरूप दंड का निर्धारण ऐसा कार्य है जिसके लिए राजा विशिष्ट योग्य, निष्ठा, समर्पण और कानून का ज्ञाता होना चाहिए। मनु ने कहा है कि मूर्ख, लोभी, शास्त्र ज्ञानहीन और निष्ठा से हीन शासक के द्वारा न्यायपूर्वक दंड की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मनु कहते हैं कि दंड का प्रयोग शुद्ध, सत्य प्रतिज्ञ, शास्त्रानुसार व्यवहार करने वाले और अच्छे सहायकों से युक्त शासक के द्वारा ही किया जा सकता है। इसके आगे न्यायपालिका का संगठन, न्यायाधीशों की योग्यताएं, अपराधों एवं दंडों का वर्गीकरण, ये मैं आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।